हाय स्टूडेंट्स, आज अपना टॉपिक है आयनिक बंध। आयनिक बंध को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे लुईस कोसेल का कॉन्सेप्ट। लुईस कोसेल का कॉन्सेप्ट इस पे बेस्ड है कि कोई भी जो बंध होता है अर्थात बॉन्ड होते हैं जैसे आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड, वो क्यों बनते हैं। उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड पढ़ेंगे। लुईस कोसेल का कॉन्सेप्ट 1916 में दिया गया था लुईस और कोसेल ने, और इसको अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। इसके पहले हमने आवर्त सारणी वाले लेसन में न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ा था, तो वह नियम इस अलग है और ये नियम अलग है। ये यदि आता है तो इसमें लुईस कोसेल का अष्टक नियम स्पष्ट लिखा रहेगा, और वहाँ पे आएगा तो वो न्यूलैंड का अष्टक नियम अर्थात ऑक्टेट रूल स्पष्ट लिखा रहेगा। अब बॉन्डिंग के बारे में जब लुईस और कोसेल ये लोग अलग अलग स्टडी कर रहे थे, इन्होंने स्टडी के दौरान अपना ये देखा कि जो शून्य समूह के तत्व होते हैं उनके जो परमाणु होते हैं अर्थात जो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस या जिसको नोबल गैस का फैमिली बोलते हैं, जिसमें हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान आते हैं, उनके बारे में इन्होंने ये देखा कि उनके सबके अंतिम कक्षा अर्थात जो आउटर ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसी आउटर ऑर्बिट को संयोजी कोष भी कहा जाता है अर्थात वैलेंस शेल कहा जाता है। तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण जो शून्य समूह है वो किसी से बॉन्ड नहीं बना पाते अर्थात वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। और वो शून्य समूह के जो तत्व होते हैं उनके परमाणु क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो इनका कहना था कि जिस प्रकार शून्य समूह के जो तत्व हैं उनके परमाणु 8 इलेक्ट्रॉन रखने के बाद स्थायी होते हैं, उसी प्रकार क्या करते हैं जो हमारे आवर्त सारणी में और भी जो दूसरे तत्व हैं वो भी अपने अंतिम अर्थात आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वह भी किसके अवस्था में चले जाएं, वो भी शून्य समूह के जैसे स्थिति में चले जाएं, स्थायी स्थिति में। और 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या करते हैं, जो तत्व रहते हैं वो बंध का निर्माण करते हैं। बंध का निर्माण करेंगे तो किसका निर्माण होगा, बंध का निर्माण करेंगे तो ये बना पाएंगे अणु। तो देखिए, अक्रिय गैस हो या शून्य समूह का स्थायित्व उनकी अंतिम कक्षा या सामाजिक कोष में 8 इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इन्होंने ये चीज़ देखा था। अब अपवाद हीलियम है। हीलियम क्योंकि परमाणु क्रमांक 2 होता है, बाकी सबके परमाणु क्रमांक ज़्यादा होते हैं, इसलिए बाकी में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो उसी को अष्टक या ऑक्टेट कहा जाता है अर्थात हर परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करेगा। अंतिम कक्षा मतलब आउटर ऑर्बिट, और उसी को इसमें कह रहे हैं संयोजी कोष। संयोजी कोष अर्थात वैलेंस शेल या आउटर ऑर्बिट अर्थात अंतिम कक्षा, दोनों एक ही है, नाम बस इनके अलग है। ठीक है। दूसरा है कि इसके आधार पर इन्होंने बताया कि प्रत्येक परमाणु भी अपने अंतिम कक्षा अर्थात संयोजी कोष, ठीक, जिसको आउटर ऑर्बिट भी बोल रहे हैं, में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वह भी अक्रिय गैसों के समान संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर स्थायी हो सके। इसके लिए ये क्या करते हैं, इसके लिए अणु बनाते हैं। अणु बनाते हैं अर्थात 2 परमाणु आपस में जुड़ेंगे और अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के आधार पर क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़कर अणु बना लेंगे और अणु बनाएंगे, जिस कारण उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं लिया सोडियम और ले लिया क्लोरीन। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसलिए 2 8 1 लिखूंगा, और इसका परमाणु क्रमांक 17 2 8 7। अब देखिए, इसकी अंतिम कक्षा जिसको संयोजी कोष अर्थात वैलेंस शेल बोलते थे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो होगा क्या, अब 1 इलेक्ट्रॉन जब ये देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का कमी तो प्लस चार्ज। अब इसके पास हो गया 2 और 8, और जो क्लोरीन था इसके बीच हो गया 2 8 और 8। देखिए, इसका अंतिम 8 हो गया और इसका भी अंतिम 8 हो गया। अर्थात इस आधार पर इन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, बंध बना लिया। ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अर्थात इसके अंतिम में भी 8 हो गया और शून्य समूह के तत्व जैसा इसका भी न्यास बन गया, 8 2 10 अर्थात नियान जैसे बन गया, और क्लोरीन 8 8 16 17 आर्गन जैसे बन गया, अर्थात अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखकर। तो 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए क्या करते हैं, जो परमाणु रहते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ सकते हैं या फिर दे सकते हैं। अर्थात हम नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन स्थिति के लिए परमाणु इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं, मतलब छोड़ सकते हैं, या फिर ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात एक्सेप्ट कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया हो। अर्थात ये बोल सकते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन की स्थिति अंतिम कक्षा में पाने के लिए परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। वो उस परमाणु पर डिपेंड करेगा कि कौन इलेक्ट्रॉन को छोड़ने वाला है और कौन ग्रहण करने वाला है। अब छोड़ेगा कौन, जिसकी विद्युत धनात्मकता ज़्यादा हो, अर्थात जिसके अंतिम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे जो पहले समूह के सदस्य रहते हैं वो। और ग्रहण कौन करेगा, जिनके अंतिम कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, जैसे 17वें समूह के अर्थात हैलोजन फैमिली, जिसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आता है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। 8 इलेक्ट्रॉन स्थिति पाने के लिए परमाणु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है। तो
तो और इन्होंने क्या देखा अपनी स्टडी के दौरान कि जो हमारा आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी में जो हमारा शून्य समूह है उसको बीच में रखा गया है। बीच में कैसे रखा गया है, वो इस आधार पर रखा गया है। देखिए शून्य समूह जी इसमें क्या आता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, इस तरीके से। और इधर हम लिख सकते हैं पहला फर्स्ट समूह, इसमें आता है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। और इधर लिख सकते हैं 17वां समूह, इसमें क्या आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब इसको हम बीच में क्यों रख रहे हैं, इसका कारण ये है कि जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला रहता है ये सभी के अंतिम में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनको अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ एक की आवश्यकता होती है। चूंकि इनके पास अधिक इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो इस कारण इनका जो ऑक्सीकरण अंक रहता है वो होता है ऋण 1, ये 17वें समूह का। और शून्य समूह जिसको हम 18वां समूह बोलते हैं, इनके सबके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम अपवाद है, इसके अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इस हीलियम के अपवाद के कारण क्या होता है, कुछ परमाणु हीलियम जैसा विन्यास बनाना चाहते हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं अंतिम कक्षा में। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो वो हीलियम जैसे बनना चाहता है, लिथियम के अंतिम में 1 होता है तो वो किसके जैसा, हीलियम जैसा बनना चाहेगा। उसी प्रकार बेरिलियम भी हीलियम जैसा बनना चाहेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब देखिए जो 18वां समूह रहता है इनके सबके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो उस आधार पर पता चलेगा। इस कारण क्या है, ये न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं न ही छोड़ते हैं, इस कारण इनका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है, 0 होता है। और जो पहला समूह रहता है जिसको क्षारीय धातु या एल्कलाई मेटल बोलते हैं, इसमें सभी के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन आसानी से खोते हैं, अर्थात पूरे धातु रहते हैं और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देते हैं इस आसानी से, तो इस कारण इनकी सबकी ऑक्सीकरण अवस्था धन 1 होती है। अब इसको देखिए ऋण 1, 0, धन 1, इस हिसाब से जो हमारा शून्य समूह है उसको कहाँ पे रख दिया गया है, बीच में रखा गया है। अगर आवर्त सारणी को हम ऐसे जो लंबा सा है उसको ऐसा थोड़ा सा मोड़ दें तो मोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ये बीच में आ जाएगा और ये जो सबसे पहला है वो सबसे इधर इसके बाद आ जाएगा और सबसे लास्ट वाला मतलब 17वां वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो उम्मीद है ये आपने समझ लिया होगा। अब इसके आधार पर क्या किया था, लुईस ने तत्वों के लिए एक डॉट स्ट्रक्चर बना रखा था। पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि वो वास्तव में क्या है। अभी तक हमने ये सीखा कि जो लुईस कोसेल का नियम है उसमें लुईस कोसेल का अष्टक नियम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक परमाणु शून्य समूह के जैसे अपने अंतिम कक्षा अर्थात जिसको संयोजी कोष कहते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं। अब चूंकि लुईस और कोसेल का अलग अलग ये स्टडी था और उन्होंने ये चीज़ देखा था, मतलब हमने इसका सार रूप पढ़ा कि वास्तव में लुईस कोसेल का अष्टक नियम क्या होता है। अब लुईस ने क्या किया कि जो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन रहते थे अर्थात जो संयोजिक इलेक्ट्रॉन रहते थे उनके लिए इसने डॉट स्ट्रक्चर दिया। डॉट स्ट्रक्चर मतलब बिंदु वाले संरचना, मतलब अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते थे उनको एक बिंदु के रूप में दर्शाते थे। तो उसको हम सीख रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, लुईस की बिंदु संरचना या बिंदु चिन्ह बोल सकते हैं, इसी को डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। इसको हम डिटेल में और आगे पढ़ेंगे यौगिकों के लिए, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं एटम के लिए अर्थात परमाणु में कैसे लुईस का डॉट स्ट्रक्चर दिखाते हैं। तो आगे जब और बढ़ेंगे तो फार्मल चार्ज वाला जो सेक्शन आएगा हमारा उसमें इसको डिटेल में और पढ़ेंगे, उसके लिए वहाँ पे सीखेंगे और अच्छे से। जैसे इसने क्या किया, उदाहरण दे रहा हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। अब लुईस के संरचना के हिसाब से यदि हाइड्रोजन है तो इसको कैसे दिखाएंगे, हाइड्रोजन ये और इसके पास सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है वो भी अंतिम कक्षा में, तो इस तरीके से दिखा सकते हैं एक बिंदु के रूप में। अब देखिए हीलियम परमाणु क्रमांक 2, इसको 2 बिंदु के रूप में ऐसा, ये जो बिंदु है इसी को लुईस का डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब अंतिम कक्षा या संयोजी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों के लिए। जैसे इसमें हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, हीलियम में होते हैं 2। अब देखिए लिथियम, इसको इस साइड पर लिख देता हूँ, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 है, इसके पास कितना, 2 और 1, अर्थात अंतिम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो अंतिम का इलेक्ट्रॉन ही आपको डॉट के रूप में दिखाना है ऐसा, ठीक है। लिथियम, बेरिलियम के पास कितना है, अंतिम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये अंतिम, इसी को संयोजी अर्थात वैलेंस शेल कहते हैं और इसी को अंतिम कक्षा भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ये याद रखें आप, मतलब कोई भी परमाणु के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि अंतिम कक्षा को संयोजी कक्षा भी कहा जाता है। तो ये देखिए बेरिलियम के लिए क्या करेंगे, बेरिलियम चूँकि 2 है तो ये 2। अब बोरान देखिए 2 और 3, तो बोरान के लिए 1, 2, 3। उसी प्रकार कार्बन के लिए 2 और 4, तो कार्बन का 1, 2, 3, 4। नाइट्रोजन 2 और 5, नाइट्रोजन का 1,
2 3 4 5 अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं, मतलब सभी दिशाओं में इलेक्ट्रॉन का बराबर दूरी में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वितरण हो जाए। इसी प्रकार देखिए, जैसे हम क्लोरीन का लिखना चाहें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, 2 8 7, तो ये अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो मैं लिखूंगा उसी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को 2 4 2 6 और 1 7 इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ लुईस का बिंदु संरचना या डॉट स्ट्रक्चर आपने सीख लिया होगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारा है, जैसे मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक 12, तो 2 8 2, तो ये अंतिम का जो इलेक्ट्रॉन है इसको दिखाना रहता है ये बिंदु के माध्यम से, तो इसको बिंदु की संरचना बनते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं आयनिक बंध, जिसको आयनिक बॉन्ड या विद्युत संयोजिक बंध भी कहते हैं, जो कि हमने पिछले क्लासिफिकेशन में इसके बारे में पढ़ा था कि स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ना है करके। आयनिक बंध कब बनता है? जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट शिफ्टिंग हो जाता है, अर्थात एक परमाणु पूरा इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पे चला जाता है। तो होगा क्या, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज अर्थात धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश। तो इस प्रकार जो उनके बीच में बंध बनेगा अर्थात आकर्षण के फलस्वरूप, क्योंकि एक में आ गया प्लस चार्ज और दूसरे में आ गया माइनस चार्ज अर्थात निगेटिव ऋण वाला आवेश, तो इसके कारण क्या होगा, दोनों विपरीत आवेश होने के कारण अर्थात अलग अलग आवेश होने के कारण उनमें आकर्षण होगा, जिसके कारण उनके बीच में जो बंध बनता है या बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत संयोजक बंध, या फिर बोलते हैं उसको आयनिक बंध। तो उसको समझते हैं पहले कि एक परमाणु, और परमाणु कैसा होना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला है उसको होना चाहिए अधिक विद्युत धनात्मक। अब अधिक विद्युत धनात्मक कौन होते हैं? सामान्य रूप से वे होते हैं जो कि धातु होते हैं, और धातु कौन है मुख्य रूप से, और अधिक विद्युत धनात्मक वाले जो हमारा पहला और दूसरा समूह है वो वाले, ठीक है। पहला समूह जिसको क्षारीय धातु अर्थात एल्कली मेटल बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन लिथियम सोडियम वाले आते हैं, और क्षारीय मृदा जिसमें बेरिलियम कैल्शियम मैग्नीशियम आते हैं, वो क्षारीय मृदा। तो ये धातु होते हैं अधिक विद्युत धनात्मक। सबसे अधिक की बात करूँ तो वर्ग 1 अर्थात ग्रुप 1 के जो मेटल होते हैं वो होते हैं। तो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर इलेक्ट्रॉन जब पूर्ण रूप से शिफ्ट हो जाए, और दूसरा परमाणु कौन सा होना चाहिए, अधिक विद्युत ऋणात्मक। और हमने विद्युत ऋणात्मकता में क्या पढ़ा है कि अधिक विद्युत ऋणात्मकता जो 17वां समूह रहता है उसका रहता है, क्योंकि 18वां समूह तो शून्य समूह है कि उसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो तो ना तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ना तो देगा। इस हिसाब से 17वां समूह जिसको हैलोजन परिवार कहते हैं उनकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, अधिक होगी। तो पहला जो समूह है वो अर्थात फर्स्ट ग्रुप, और जो 17वां अर्थात 17 ग्रुप है वो क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उसमें से एक परमाणु जो धनात्मक होगा इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, और ऋणात्मक वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो में एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों का पूर्ण रूप से स्थानांतरण, पूर्ण मतलब पूरा कंप्लीट रूप से हटेगा। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। एग्जाम्पल, जैसे मैं कोई मेटल लिया, कुछ भी मेटल, और मेटल हमारा कैसा होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, गैसीय अवस्था में होना चाहिए। और गैसीय अवस्था में क्या होना चाहिए, क्योंकि गैसीय अवस्था में इलेक्ट्रॉनों को छोड़ना या ग्रहण करना बहुत सरल होता है, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो एटम होते हैं उनके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक। तो गैसीय अवस्था में कोई एटम लिया हमने, या फिर मेटल बोल सकते हैं, मेटल हमने लिया। अब इसमें से क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया इस तरीके से, इसमें क्या आ गया, प्लस चार्ज। अब उसी तरीके से हमने एक और क्या किया, नॉन मेटल लिया। ये तो धातु था, दूसरा क्या है, अधातु है। अधातु का गुण क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं आसानी से और ऋण आयन बनाते हैं, वो अधातु होते हैं। धातु कौन है, जो इलेक्ट्रॉनों को आसानी से छोड़ते हैं। अब कौन छोड़ेगा, जिसके अंतिम कक्षा में बहुत कम इलेक्ट्रॉन होगा, 1 या 2, आसानी से वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा। और जिसके अंतिम कक्षा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे 6 7 8 8 तो नहीं, 6 या 7 रहेंगे या फिर 5 रहेंगे, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, ग्रहण करेगा अर्थात एक्सेप्ट करेगा, तो उनको हम बोलेंगे अधातु। तो ये हमने एक मेटल लिया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला। अब दूसरा क्या है, एक और हमने लिया, ये नॉन मेटल है, ये क्या करेगा, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है इसको ग्रहण करके क्या बना लेगा, X माइनस। अब होगा क्या, इसमें ये वाला तो माइनस चार्ज हो गया, ये वाला हो गया प्लस चार्ज। चूंकि ये आयन के फॉर्म में बदल गए, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है दूसरा ग्रहण कर रहा है, तो आयन के फॉर्म में बदल गए, तो आयन के फॉर्म में बदलेगा तो क्या है, धन आयन और ऋण आयन में उनके बीच में होगा आकर्षण। तो इसको हम A नाम दे सकते हैं, इसको B। और नेक्स्ट में क्या होगा, ये दोनों आपस में आकर्षण के कारण इस तरीके से जुड़ जाएंगे और बना लेंगे MX, और ये जो बनेगा ये बनेगा ठोस अवस्था में, और इसी को हम बोलेंगे आयनिक यौगिक या आयनिक क्रिस्टल। अब ये कैसे बने होंगे, इनके बीच में बंध इस तरीके से बना होगा, ऐसे। अब ये बंध जो बना है इसको हम बोल रहे हैं आयनिक बंध। क्यों, क्योंकि दोनों आयनों के आकर्षण के कारण, और इस आकर्षण को हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण या कूलाम्बिक आकर्षण, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, इन आयनों की वजह से। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ऐसा होता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण वो आपस में जुड़ जाते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने ये चीज़ें सीख ली होंगी कि आयनिक बंध का निर्माण कैसे होता है। इस बंध को हम बोल रहे हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब ये इनके बीच में होता है, यह बंध पाया जाता है मुख्य रूप से धातु और अधातु के परमाणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच। अब धातु मतलब पहला समूह फर्स्ट ग्रुप,
इस मुख्य रूप से, और इधर होता है 17th ग्रुप। तो जो फर्स्ट ग्रुप वाले रहते हैं वो सब पॉजिटिव रहते हैं, ये 17th वाले क्या रहते हैं, सब निगेटिव। पॉजिटिव मतलब अधिक विद्युत धनात्मक और ये अधिक विद्युत ऋणात्मक। तो इनके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। अब इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं लिया सोडियम और लिया क्लोरीन, इसमें क्या होता है 2 8 और 1, इसमें क्या होता है 2 8 और 7। ठीक है, अब देखिए इसके अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है और हमने पहले थोड़ा देर पहले पढ़ा लुईस कोसेल का नियम। क्या कहते थे, हर परमाणु अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने का प्रयास करते हैं, जिसके लिए वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और ले भी सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और वो स्थायी बनना चाहते हैं कुल मिला के। और अब इसमें क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा और इस पर इस तरीके से क्या हो जाएगा Na+, इस पर आ जाएगा Cl-, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में अधिक इलेक्ट्रॉन है इसलिए वही खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। और ये 2 8 और 8 और ये हो गया 2 8। चूँकि ये छोड़ रहा है इसलिए धन आयन, जिसको कैटायन बोलते हैं, और ये माइनस है इसलिए ऋण आयन अर्थात एनायन बोलते हैं। अब ये धन और ये ऋण, तो इनके बीच में आकर्षण हो रहा है और आकर्षण के द्वारा जो बंध बन रहा है इनके, इस तरीके से इसको दिखाते हैं। तो इस बंध को हम बोल रहे हैं आयनिक बंध। और इस तरीके से सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, निर्माण होता है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। और ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसी को ऑक्टेट नियम कहते हैं, अर्थात अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसको अष्टक नियम कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे कि कैसे जो अणु होते हैं उनका आयनिक बंध के द्वारा निर्माण होता है, उसके बारे में। फिर आयनिक बंध के निर्माण की कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले नोट कर लीजिए इसको। दूसरा एग्जाम्पल जैसे मैं लिख दिया CaF2, कैल्शियम फ्लोराइड बोलते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है आयनिक बंध के द्वारा। अब देखिए कैल्शियम परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, तो उस हिसाब से हम इसको क्या लिखेंगे 2 8 8 और 2। ये किसके हिसाब से, ये हम लिख रहे हैं बोर के ऑर्बिट के हिसाब से। अब F2, तो एक F हम यहाँ रख लेते हैं, एक F यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, F में क्या होगा 2 और 7, क्योंकि परमाणु क्रमांक 9 होता है, और इसका भी 2 और 7। अब इसी को लुईस के हिसाब से क्या है, ये जो अंतिम कक्षा है इसी को संयोजी कक्षा अर्थात वैलेंसी सेल भी कहा जाता है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन है इन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन अर्थात वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और यही बंध का निर्माण कर रहे हैं, मतलब इसी में इलेक्ट्रॉन का आना जाना हो रहा है। अब देखिए इसमें अब अष्टक कैसे पूरा करेंगे, अर्थात अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे। इनके पास तो 7 है तो 7 तो छोड़ नहीं सकते। अब इस कैल्शियम में देखिए इसके अंतिम में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 है मतलब इसके पास कम है और इसके पास अधिक है, मतलब इसको ऐसा समझिए कि ये अमीर है इलेक्ट्रॉन के मामले में और ये क्या है गरीब है। तो गरीब है तो सामान्य सी बात है ये छोड़ सकता है, लेकिन ये नहीं, इसको नहीं दे सकता। क्यों, क्योंकि इसके पास अधिक है और जिसके पास अधिक होता है वो कम वाले को नहीं देता है ज़्यादा। ठीक है, तो इसमें देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास गया यहाँ का और 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया। तो इस हिसाब से इसमें क्या हो जाएगा, अब फ्लोरीन का कितना हो गया 2 और 8। अब चूँकि 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया तो इसलिए इस पर कौन सा आ जाएगा निगेटिव चार्ज, ऋण आयन। अब देखिए कैल्शियम का क्या हो गया 2 8 और 8 और 2 कम ही हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा इस पर 2+। अब फ्लोरीन जो है इसमें क्या हो जाएगा 2 और फिर एक इसमें का 1 चला गया है तो ये हो जाएगा 8 और ये भी नेगेटिव चार्ज। तो अब इस टाइप का जो बन रहा है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ये वाले क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका धन आयन और इसका ऋण आयन, ये धन आयन और ये ऋण आयन, इनके बीच आकर्षण के फलस्वरूप। इसको एक और तरीके से दिखाते हैं, कैसे दिखा सकते हैं इसको, इस तरीके से एक साथ Ca2+ और 2F- ऐसे भी करके दिखाया जा सकता है। इनके बीच में बॉन्ड है, इसको एकदम शॉर्ट में, या फिर ऐसा भी दिखा सकते हैं CaF2। लेकिन ये लुईस का संरचना है, मतलब आयनिक बंध का निर्माण के लिए। और यदि मान लो इसी में लुईस का संरचना पूछता है तो इनको डॉट डॉट के माध्यम से दिखाना पड़ेगा। जैसे 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 बिंदु यहाँ पे लगाना पड़ेगा इस तरीके से। देखिए फ्लोरीन में 7 है तो 2 4 2 6 और 1 7 ऐसे। तो लुईस के डॉट स्ट्रक्चर से भी इसको समझा जा सकता है। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। इसी प्रकार देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, लिथियम फ्लोराइड LiF। ठीक है, लिथियम फ्लोराइड का एग्जाम्पल, इसमें लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 3, तो क्या लिखेंगे 2 और 1। और फ्लोरीन का होता है 2 और 7, टोटल 9। अब देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो अष्टक हो जाएगा। लेकिन अष्टक नियम का एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है कि जो शून्य समूह है उसमें हीलियम को छोड़कर सबके अंतिम में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात हीलियम के केस में क्या होगा, इसके अंतिम में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो बहुत सारे जो तत्व के परमाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जिनके अंतिम कक्षा में कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 1 या 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्थिति, तो वो हीलियम जैसे बनना चाहते हैं अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन वाले। तो उस हिसाब से क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा और ये आ जाएगा लिथियम पे प्लस और फ्लोरीन पे माइनस। तो ये हो जाएगा 2 और 8 और ये हो जाएगा 2। तो इस तरीके से इनके बीच में बंध का निर्माण होगा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने अच्छा समझ लिया होगा। इसी प्रकार पुस्तक में भी जो दूसरे एग्जाम्पल होंगे उनको आप कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम ट्राइक AlCl3, इन सब का भी उसी तरीके से। जैसे एक एग्जाम्पल चौथा देता हूँ AlCl3।
अब एल्युमिनियम का होता है 13, तो 2, 8 और 3 लिखेंगे। क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का तो 17 होगा, तो 2, 8 और 7, एक क्लोरीन ये हुआ, 3 है टोटल। तो दूसरा हम क्या लिखेंगे, दूसरा इस साइड पे लिख देते हैं, तीसरा इस साइड पे, 2, 8, 7, 2, 8, 7। ठीक, अब इसमें अंतिम, इनके अंतिम में सब में 7 7 है, लेकिन इसमें क्या है 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाले को मिल जाएगा। ठीक, और इसको ऐसा ना बना करके हम ऐसा बना सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। इस तरीके से इनके बीच में बॉन्ड होगा, तो ये बन कैसे जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा 2, 8 और चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो ये हो जाएगा 3+, और क्लोरीन 1 Cl-, 2, 8, 8 हो गया, 1 माइनस, फिर Cl-, 2, 8, 8 और फिर Cl-, 2, 8, 8। इनके बीच में बंध बनेगा और उस बंध को बोलेंगे हम आयनिक बंध, और ये एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से कंडीशन है जिसमें आयनिक बंध का निर्माण होता है, पहले नोट कर लीजिए। आयनिक बंध के लिए शर्त पढ़ने से पहले विद्युत संयोजकता पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोवैलेंसी। विद्युत संयोजकता, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी किसको कहते हैं, जब आयनिक बंध का निर्माण होता है तो कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है अर्थात त्याग रहा है, और कोई परमाणु कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बोलते हैं विद्युत संयोजकता। अब इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं वास्तव में क्या होता है। देखिए, आयनिक बंध निर्माण के समय किसी परमाणु द्वारा ग्रहण या मुक्त किया गया कुल इलेक्ट्रॉन, अर्थात ग्रहण करना मतलब ग्रहण करने के बाद ऋण आयन बनेगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उसकी संख्या, या फिर मुक्त करना मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन जब छोड़ेगा कोई परमाणु तो क्या बनेगा, धन आयन, तो कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा जाएगा उस इलेक्ट्रॉन की संख्या को काउंट करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल लिया था NaCl। अब NaCl में हमने बॉन्ड का निर्माण किया था तो देखा था कि जो सोडियम रहता था ये 2, 8, 1 लिखते थे, और क्लोरीन को क्या लिखते थे, 2, 8, 7। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाता था, इसलिए वैद्युत संयोजकता कितनी होगी, वैद्युत संयोजकता सोडियम की होगी यहाँ पे 1, और जो क्लोरीन है उसकी भी कितनी हो जाएगी, 1। क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसको छोड़ता है और ये इसी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिया था CaF2 का लिया था, CaF2 का। CaF2 में क्या किया था कि ये जो कैल्शियम रहता था इसको 2, 8, 8, 2, अब एक फ्लोरीन यहाँ, उसी प्रकार एक फ्लोरीन यहाँ था, 2 और 7, 2 और 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता था और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कैल्शियम की विद्युत संयोजकता अर्थात इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, कैल्शियम टोटल 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है इसलिए इसकी 2 होगी। अब फ्लोरीन कितना ग्रहण कर रहा है, एक फ्लोरीन एक को ग्रहण कर रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको 1। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि ये विद्युत संयोजकता कैसे काउंट करना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन छोड़े गए या फिर कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने गए, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसी प्रकार तीसरा देखते हैं, तीसरा AlCl3 ये लिखा था हमने। एल्युमिनियम में क्या था, 2, 8, 3, और 3 क्लोरीन में था, एक क्लोरीन 2, 8, 7, दूसरा क्लोरीन 2, 8, 7, तीसरा क्लोरीन 2, 8, 7, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला, एक इसको गया और एक इसको गया। तो एल्युमिनियम का इस प्रकार यहाँ पे विद्युत संयोजकता कितना है, 3 है, और क्लोरीन का कितना है, 1 है। तो उम्मीद है ये विद्युत संयोजकता अर्थात इलेक्ट्रोवैलेंसी का कांसेप्ट आपने समझ लिया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक बंध निर्माण के शर्तें, अर्थात हम फेवरेबल कंडीशन देख रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड का निर्माण किन किन कंडीशन के आधार पर होता है। पहला कंडीशन है कि आयनन ऊर्जा बहुत कम होना चाहिए। जो हम धातु लेंगे उसकी मतलब जब हम यौगिक बनाएंगे कोई भी आयनिक यौगिक, तो उसमें जो पहला कंपाउंड लेंगे, हम पहला तत्व लेंगे, उस तत्व में जो परमाणु रहेगा उसकी आयनिक ऊर्जा कम होनी चाहिए। अब आयनिक ऊर्जा अर्थात जो आयनन ऊर्जा है जिसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी किसको कहते हैं, अंतिम कक्षा अर्थात जो संयोजी कक्षा है जिसको आउटर ऑर्बिट कहते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा लगता है उसको हम बोलते थे आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा किनकी सबसे कम होती है, जो पहला समूह है उसकी। क्यों, क्योंकि हम जब बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता है। इस हिसाब से जो पहला समूह है वर्ग 1 है अर्थात ग्रुप 1 है, उनकी आयनन ऊर्जा क्या होगी, सबसे कम होगी। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। कम होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, और आसानी से निकलेगा तो धन आयन बन जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है कि जब धन आयन बनेगा और इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसको ग्रहण करने वाला भी होना चाहिए। तो ग्रहण करने वाला क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। इसी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टीज़ में। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता अधिक होनी चाहिए। अधिक होगा तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा छोड़ा जाएगा वो इसके द्वारा क्या होगा, ग्रहण किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें प्लस चार्ज रहेगा धन आयन और इसमें क्या रहेगा, माइनस चार्ज। अब उस कारण दोनों के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, जिसके कारण उनके बीच बंध बनेगा, और वह बंध क्या बनेगा, आयनिक बंध। तो उम्मीद है दोनों पॉइंट आपने समझ लिया होगा। तीसरा है जालक ऊर्जा, इसको कहते हैं लैटिस एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी अधिक होना चाहिए। अब लैटिस एनर्जी अधिक होने का अर्थ है कि आयनों के बीच आकर्षण, आयनों के बीच आकर्षण। लैटिस एनर्जी मुख्य रूप से आयनों मतलब जो इसके धन आयन और ऋण आयन है उनके आयनों के बीच आकर्षण को दिखाता है।
अर्थात आयनों के बीच आकर्षण अधिक होगा। इसका अर्थ है कि जालक ऊर्जा, जिसको लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं या फिर इसी को LE से भी दिखाते हैं, लैटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा, ये भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जालक ऊर्जा क्या होता है, क्योंकि एक नया शब्द आ गया जालक ऊर्जा, अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद है तीनों चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब इसका एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे पहला समूह है सोडियम वाला, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम आता है। सोडियम पहले समूह का है और क्लोरीन क्या है, यह 17वें समूह का। चूँकि इसके अंतिम में कम इलेक्ट्रॉन है और इसकी क्या है, आयनन ऊर्जा बहुत कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को जल्दी छोड़ देता है। और इसका क्या है, इसका जो अंतिम कक्षा में चूँकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका साइज भी छोटा है, और साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होने के कारण क्या है, ये आकर्षण अधिक देता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंद होता है, इसकी अधिक है। इस कारण क्या करेगा, ये क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अब खींचने के कारण इनके बीच में फिर बंध बनता है इस तरीके से, Na+ और ये Cl-, 2 8 2 8 8, अब इनका अष्टक पूरा होता है। उम्मीद है ये चीज़ आपने अच्छे से समझ लिया होगा। इसकी शर्तें इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम जालक ऊर्जा, इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट जालक ऊर्जा क्या है, इसको पहले नोट करिए। अब हम पढ़ रहे हैं जालक ऊर्जा के बारे में, जिसको लैटिस एनर्जी या जालक एंथैल्पी भी कहते हैं, जिसको U से दिखाते हैं या फिर ΔH लैटिस एनर्जी या फिर LE से भी दर्शाते हैं। देखिए, कोई भी जो आयन होते हैं जो कि गैसीय अवस्था में हो, इनको आपस में जोड़कर यदि आयनिक यौगिक बनाया जाए तो इस समय जो ऊर्जा निकलती है अर्थात रिलीज होती है, क्योंकि प्लस और माइनस है, मतलब दो अलग अलग आयन होने चाहिए, एक प्लस और दूसरा माइनस। इनको आपस में जोड़ने पर अर्थात संयोजन करने पर, अर्थात ऐड करने पर जो आयनिक यौगिक बनता है, तो उस समय जो ऊर्जा निकलती है तो उस ऊर्जा को हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। ये पहला परिभाषा। दूसरा परिभाषा ठीक इसका उल्टा बोल सकते हैं कि कोई आयनिक यौगिक हो और उसको उनके आयनों में तोड़ने पर, वो भी किस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमको, चूंकि एक ठोस है, अब ठोस है तो इसको हम तोड़ रहे हैं तो हमको ऊर्जा देना पड़ रहा है, ठीक है। तो जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है अर्थात जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, उस ऊर्जा को हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। तो उम्मीद है ये डेफिनेशन आपने समझ लिया होगा। यदि आयन के फॉर्म में है तो उनको जोड़ने के लिए के समय जो ऊर्जा रिलीज होती है अर्थात निकलती है, उस ऊर्जा को लैटिस एनर्जी, और यदि यौगिक के फॉर्म में है तो यौगिक को उनको आयनों में, वो भी गैसीय आयनों में तोड़ने में जो ऊर्जा हमको ज़रूरत पड़ती है अर्थात हमको आवश्यकता होती है जिस ऊर्जा की, उस ऊर्जा को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब इसमें निशान को देखिए, जब हम आयनों को जोड़ते हैं तब ऊर्जा रिलीज होती है अर्थात निकलती है। तो इस टाइप का जो अभिक्रिया है वो उसमें ΔH अर्थात जो लैटिस एनर्जी है वो निगेटिव होता है। निगेटिव अर्थात ऊष्माक्षेपी टाइप का, अर्थात ऊर्जा निकल रही है, मुक्त हो रही है, ऊष्माक्षेपी, जिसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और इसी प्रकार यदि जो यौगिक है, आयनिक यौगिक जिनमें आयनिक बंध पाया जाता है, उनको यदि हम तोड़ें और किसी अवस्था में गैसीय फॉर्म में, तो जो हम बाहर से ऊर्जा लगा रहे हैं, मतलब हम जो ऊर्जा दे रहे हैं, तो उस ऊर्जा को हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी यहाँ पे। और यहाँ पे निशान हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब इसका जब रिवर्स करेंगे तो ये निशान क्या हो जाएगा, उल्टा। तो पॉजिटिव मतलब इसको बोलेंगे ऊष्माशोषी। क्यों? क्योंकि हम ऊर्जा इसको दे रहे हैं तोड़ने के लिए, और इसमें ऊर्जा ये जुड़े रहा है तब निकल रही है, ठीक है। अर्थात यहाँ मुक्त हो रहा है और यहाँ पे अवशोषित हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। इसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उम्मीद है यहाँ तक आपने समझ लिया होगा, ये चीज़ याद रखें। अब देखिए, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाला कारक अर्थात जो लैटिस एनर्जी होता है उसको कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है F = KQ1 Q2/R², ये कूलाम का नियम पढ़ा हुआ है, और इसी को मॉडिफाई करके लैटिस एनर्जी का के लिए फैक्टर बनाया गया है अर्थात कारक बनाया गया है। लैटिस एनर्जी प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R। ये Q1 Q2 आवेश है, दो अलग अलग दूरी का Q1 Q2 इस तरीके से लैटिस एनर्जी पे रहेगा। इस समानुपाती के निशान को हटाएंगे तो यहाँ पे K आ जाएगा, तो K का हमको जरूरत पड़ने वाला नहीं है। तो लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा, ये समानुपाती होता है Q1 Q2/R। अब Q1 Q2 क्या है, Q1 Q2 ऐसा है कि मैं मान लो एक आयन ये ले लेता हूँ और दूसरा आयन ये, इसको मैं मान लिया 1 और इसको मान लिया 2। अब 1 मान लिया तो इसको मान लेता हूँ मैं Q1, ठीक है, आयन मतलब जो चार्ज है वो, और इसको मैं मान लेता हूँ Q2। अब ये जो एक आयन है ये इसका न्यूक्लियस। अब इसी प्रकार जो Q1 जिसको हमने 1 माना है, इसका न्यूक्लियस अर्थात नाभिकीय और इसका नाभिकीय, चूंकि एक को हम क्या है धन आयन मान रहे हैं इसलिए प्लस, और एक को ऋण आयन मान रहे हैं इसलिए माइनस। अब देखिए, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, यहाँ से यहाँ अर्थात इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच का जो दूरी है, इस दूरी को हम बोल रहे हैं R, अर्थात इसमें का R, ठीक है। अर्थात दोनों जो आयन है उनके नाभिक के बीच का दूरी, और यहाँ से यहाँ तक इसको हम क्या बोल रहे हैं, चूंकि पॉजिटिव है तो R+ बोल रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक चूंकि नेगेटिव है तो इसको R- बोल रहे हैं। इस प्रकार जो हमारा R है अर्थात ये क्या हो जाएगा, R+ + R-, ये हो जाएगा। अर्थात धन आयन और ऋण आयन के नाभिक का टोटल क्या हो जाएगा, R, अर्थात दोनों नाभिक के बीच का दूरी क्या है, R। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने समझ लिया होगा। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे कि इनके जो कारक हैं उनको पॉइंट वाइज इस रिलेशनशिप से देखिए, लैटिस एनर्जी अर्थात
जो जब आयनिक यौगिक बनेगा तो हमने पढ़ा था कंडीशन के लैटिस एनर्जी अर्थात जो जालक ऊर्जा है उसको हमेशा अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो जालक ऊर्जा अधिक कब होगा? जब आर है, आर का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, आर का मान मतलब जो परमाणु का साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, तब जालक ऊर्जा का मान अधिक होगा। क्यों अधिक होगा? क्योंकि परमाणु का साइज जब छोटा रहेगा तो आकर्षण अधिक रहेगा। आकर्षण अधिक रहेगा तो जो परमाणु है जब वो बंध बनाएगा किसी दूसरे परमाणु से तो वो छोटे बनेंगे और वो बहुत मजबूत रहेंगे। ये उसी प्रकार रहेंगे जैसे एक बड़ा सा डंडा लिया हमने इतना साइज का और उसको हम तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन हम इतना छोटा सा डंडा लिया उसको तोड़ना चाहे तो नहीं टूटेगा। बस उसी प्रकार छोटा जब बंध बनेगा अर्थात दोनों के बीच का दूरी कम रहेगा, अर्थात परमाणु जब छोटे रहेंगे तो दूरी भी कम रहेगा तो वो उसमें क्या है, हमको ज़्यादा ऊर्जा खपत करना पड़ेगा। दूरी ज़्यादा रहेगा तो हमको कम ऊर्जा अर्थात लेटिस एनर्जी कम मिलेगा। अब इसका ऐसे संबंध कैसे है? चार्ज से, अर्थात जब किसी भी आवेश कम हो जाएगा तो आवेश कम होगा, इसका अर्थ है कि लेटिस एनर्जी भी कम रहेगा, और यदि आवेश अधिक तो लेटिस एनर्जी भी अधिक। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम देख रहे हैं लेटिस एनर्जी को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला कारक है जो कि हम थोड़ा देर पहले पढ़ चुके थे, इक्वेशन से लेटिस एनर्जी समानुपाती Q1 Q2 अपन R। Q1 Q2 क्या है? ये जो प्लस और माइनस आयन है इनके लिए Q1 प्लस वाला चार्ज है और Q2 माइनस चार्ज है। अब यहाँ पे जो R है इनके नाभिक के बीच का दूरी है। अब इस हिसाब से देखें कि दोनों आयनों के नाभिक के बीच का दूरी यदि ज़्यादा होगा तो लेटिस एनर्जी क्या होगा? कम होगा। लेकिन आयनिक बंध निर्माण के लिए क्या होना चाहिए? लेटिस एनर्जी का मान अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस रिलेशनशिप से ये आर मतलब ये देखिए पहला आयनों का आकार। अब आयनों का आकार डिसाइड करेंगे हम लोग आर से, और आर का मान है आर प्लस प्लस आर माइनस। अब उस हिसाब से यदि लैटिस एनर्जी को देखें तो लैटिस एनर्जी और ये आर का ये रिलेशनशिप है, अर्थात आर का मान बढ़ेगा, मतलब एक प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं परमाणु का साइज जब बढ़ेगा। ठीक है, मतलब इनके बीच का दूरी बढ़ रहा है, इसका अर्थ है कि परमाणु का साइज भी इनका बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, इसलिए उनके बीच का दूरी भी बढ़ेगा। तो ये बोल सकते हैं कि आर का मान बढ़ेगा, मतलब इस हिसाब से बोल सकते हैं कि धनायन की त्रिज्या भी बढ़ेगी या फिर ऋणायन की त्रिज्या बढ़ेगी, किसी या फिर दोनों का त्रिज्या बढ़ा सकते हैं ऐसा। तो जो लैटिस एनर्जी है ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कम। और यदि आर का मान कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब इसमें एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखा हूँ, ये पहले समूह के लिए एग्जाम्पल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। अब हम पहले समूह में जानते हैं कि ऊपर से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है? साइज बड़ा होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्स है ये हैलोजन 17वें समूह के लिए है। एक्स का अर्थ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे एक्स का मान या तो पूरा फ्लोरीन लेना है या तो फिर सभी में क्लोरीन या फिर सभी में ब्रोमीन या सभी में आयोडीन। एक्स मान लेंगे तब ये क्रम सही है। ये लैटिस एनर्जी का क्रम है। यहाँ पे देखिए लिथियम का लैटिस एनर्जी सबसे अधिक है, लैटिस एनर्जी का क्रम। अब क्यों अधिक है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है। अब साइज मतलब ये आर का मान छोटा लिथियम के लिए, क्योंकि लिथियम की परमाणु त्रिज्या कम होती है। अब परमाणु त्रिज्या कम हो गई अर्थात लैटिस एनर्जी क्या होगा? बढ़ गया। अब इस रिलेशनशिप से ये है, लिथियम की चूंकि साइज छोटी है इसलिए इसका लैटिस एनर्जी अधिक, इसका साइज बड़ा है इसलिए इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? कम। अब लैटिस एनर्जी किसको बोल रहे हैं? अर्थात जालक ऊर्जा की जो यौगिक है उनके आयनों को तोड़ना या फिर जो आयन है उनको आपस में जोड़ना। ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं लैटिस एनर्जी। अर्थात दो अलग अलग आयन हैं उनको आपस में हम जोड़ रहे हैं तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? उसमें जो ऊर्जा मुक्त हो रही है उसको हम बोल रहे हैं जालक ऊर्जा। तो इसमें क्या होगा? जब लिथियम का चूंकि साइज छोटा होता है तो साइज छोटा होगा तो क्या होगा? वो पास पास रहेंगे, और पास पास रहेंगे तो क्या रहेगा? बंध मजबूत रहेगा। बंध मजबूत रहेगा तो वो क्या है? जब उसको हम तोड़ना चाहेंगे तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। साइज छोटा है तो प्रतिकर्षण भी अधिक होगा। इस हिसाब से इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा? अधिक होगा, साइज छोटा होने के कारण। और इसका साइज अधिक इसलिए इसका जालक ऊर्जा क्या हो जाएगा? इसका जालक ऊर्जा कम हो जाएगा। अर्थात इनके बंध को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा या फिर जोड़ने के लिए, क्योंकि साइज अधिक है इस वजह से। वही नियम इस पे भी लागू होता है। तो ये तो था आयनों के आकार के लिए, अर्थात ये जो आर है उसके लिए। अब दूसरा है कि जो चार्ज होता है उस पर कैसे डिपेंड करेगा। इसको पहले नोट करिए। ऐसे और भी एग्जाम्पल है लेकिन ये एक सामान्य एग्जाम्पल है, और सामान्य रूप से इस संबंध के द्वारा हम समझ सकते हैं कोई भी उदाहरण को कि साइज छोटा होगा तो लैटिस एनर्जी का मान बढ़ेगा और साइज अधिक होगा तो लैटिस एनर्जी का मान कम होगा। इसको नोट करिए। उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट समझते हैं कि ये जो Q1 Q2 है अर्थात जो चार्ज है या आवेश है उस पर लैटिस एनर्जी क्या होता है? सीधा संबंध रहता है। अर्थात चार्ज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा का अर्थ है कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। मैग्नीट्यूड मतलब ऐसा है कि मान लो Q1 का मान मैं +3 ले लिया और Q2 का मान -3, तो ऐसा नहीं है कि धन 3 और ऋण 3 बराबर 0 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का अर्थ होता है इनके धन या ऋण निशान को नहीं लेना है, इनको सीधा मल्टीप्लाई के रूप में लेना है। तो ये 3 3 ना हो जाएगा इसका अर्थ। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब परिणाम, उसका विस्तार कितना दूर तक है ये दिखाता है वो। तो हम लोग जब चार्ज देखते हैं तो वहाँ पे परिमाण देखा जाता है, उसका विस्तार देखा जाता है, मैग्नीट्यूड देखा जाता है, ना कि उसका धन या ऋण वाला निशान। तो वो याद रखें। आयनों पर आवेश होते हैं अर्थात चार्ज होते हैं, उस पर कैसे लैटिस एनर्जी निर्भर करता है। हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि लैटिस एनर्जी समानुपाती Q1 Q2/R, और R क्या है? एक प्रकार से दो जो हमारे क्या थे? आयन थे, प्लस और ये माइनस वाले, इनके न्यूक्लियस के बीच का दूरी यहाँ से यहाँ तक का, अर्थात एक प्रकार से ये इसका साइज को डिसाइड कर रहा था। तो हमने ये पढ़ा था कि
यदि R अर्थात जो त्रिज्या है, इसको त्रिज्या भी समझ सकते हैं समझने के लिए, R का साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी कम होगा, R कम होगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस हिसाब से चूंकि इनके साइज़ क्या है, लिथियम के बेरिलियम के छोटे हैं, इसलिए इनमें जालक ऊर्जा क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। जालक ऊर्जा अर्थात इनका ये जो यौगिक रहेंगे, इनको तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा ऊर्जा जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण के कारण वो पास पास रहेंगे। ये डंडे की तरह है, छोटे डंडे जैसे ऐसे हैं, उसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगता है, लेकिन डंडा जब लंबा हो जाएगा तो उसको जब तोड़ेंगे तो आसानी से टूटेगा। तो बस वैसे ही है, इनके साइज़ बड़े हैं तो आसानी से अलग हो रहे हैं और आसानी से जुड़ भी रहे हैं। ये भी वैसे आसानी से अलग हो रहा है और आसानी से जुड़ रहे हैं। तो यौगिक में से उनके आयनों को अलग अलग करना अर्थात गैसीय अवस्था में, तो उसको लैटिस एनर्जी बोलते थे। तो उनको जोड़ने के लिए जो ऊर्जा लग रही है उसको भी क्या बोलते थे, लैटिस एनर्जी बोलते थे। तो उम्मीद है ये वाला तो समझ लिया। अब आयन के केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे, अर्थात हम आयन के आधार पर भी लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा का पता कर सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है इस तरीके से, लिथियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इसमें किसकी लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा अधिक होगी, उसको हम कैसे पता करेंगे। ये तो सिंपल था, जब एक ही जैसे रहेंगे तो इसमें हम साइज़ को देख लेंगे। अब इसमें देखिए साइज़ देखने पर तो ये दिख रहा है कि लिथियम है, लिथियम चूँकि लिथियम का साइज़ छोटा है, मैग्नीशियम का साइज़ क्या है, बड़ा है। लेकिन इसके बगल में देखिए यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पे ऑक्सीजन। हम साइज़ कब देखते थे, साइज़ तब देखेंगे जब इसके बगल में जो चीज़ें हैं वो सब एक जैसे हैं, तब साइज़ के आधार पर हम उसको डिसाइड कर सकते हैं। जिसका साइज़ छोटा उसका क्या लगेगा, जालक ऊर्जा अधिक लगेगा, और जिसका साइज़ बड़ा उसके लिए जालक ऊर्जा कम आता है। अर्थात साइज़ छोटा तो जालक ऊर्जा क्या होगा, अधिक, और साइज़ अधिक तो जालक ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। तो एक जैसे जब यहाँ पे लगे रहेंगे तब हम उसके आधार पर डिसाइड कर पाएंगे। अब यदि मान लो ये सब अलग अलग हो जाए जैसे ऐसे, तो हम इसमें कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम इसमें देखेंगे इनके जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड करते समझिए, देखिए लिथियम इस पर कितना है, चूँकि इधर कुछ नहीं है 1 लिखा है तो इसके ऊपर +1 चार्ज, और इधर भी कुछ नहीं है तो इसके ऊपर भी +1 चार्ज। ठीक है, अर्थात हम इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी निकाल रहे हैं कि लिथियम इसको मतलब इसके ऊपर -1 चार्ज है, लिथियम इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया है और इसके ऊपर प्लस आ गया, इसके ऊपर माइनस आ गया। मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ठीक है, अष्टक पूरा करने के लिए। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +2 चार्ज, और इसके ऊपर हो जाएगा -2 का चार्ज। तो इसको हमने कैसे किया, जो अष्टक नियम था उसी धारा पे, तो जिसको हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी या फिर विद्युत इलेक्ट्रोवैलेंस जिसको हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी या विद्युत संयोजकता के नाम से पढ़ा, वही चीज़ डिसाइड कर रहे हैं, कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, बगल वाला कितना ग्रहण कर रहा है, तो उसको लेकर आए। अब देखिए इसमें चार्ज कितना है, +2 -2। अब इसका हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड का अर्थ है कि प्लस माइनस हम यहाँ नहीं देखेंगे, सिर्फ इस संख्या को देखेंगे। तो इस हिसाब से 1 और 1 का गुणा करें तो यहाँ पे क्या आता है, परिमाण या मैग्नीट्यूड जिसको बोलते हैं वो आता है 1, और यहाँ पे कितना आता है, 2 और 2 हो गया, तो 2 दूनी कितना होता है, 4। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड, आवेश के मैग्नीट्यूड मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा उसका लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। इस हिसाब से इसमें देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड में 4 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीट्यूड अधिक है, इसलिए इसकी लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, इसकी क्या हो जाएगी, जालक ऊर्जा कम होगी। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपने ये चीज़ अच्छे से समझ लिया होगा कि ये कैसे हम डिसाइड कर रहे हैं। और भी इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। अब इसमें हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, इसमें ये चीज़ें अलग हो गई, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम। अब इसमें देखिए सोडियम का साइज़ तो इन दोनों से छोटा है, लेकिन हम डिसाइड कैसे करेंगे, इसको चार्ज के आधार पर डिसाइड करेंगे, क्योंकि चार्ज मेन फैक्टर है लैटिस एनर्जी को डिसाइड करने का, अर्थात जालक ऊर्जा को डिसाइड करने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसके ऊपर +1 इसके ऊपर -1, ये 2 है तो ये +2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -1, और ये 3 है तो +3, ये -1, क्योंकि एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा सीधा, इसलिए -1 लिखे हैं। और ये सब अष्टक नियम के हिसाब से बनता है पूरा चार्ज, जो कि इलेक्ट्रोवैलेंसी वाला जो पीछे पढ़ा है टॉपिक, उसमें अब ये चीज़ सीख सकते हैं कैसे ये चीज़ हम निकाल रहे हैं। मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है इसलिए इस पर +1, और वो ले रहा है इसलिए -1, ऐसा ही इसका। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अर्थात एक फ्लोरीन को 1 दे रहा है इसलिए हम -1 लिखे हुए हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, और 3 × 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3। बताया कि मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण देखा जाता है, परिमाण जितना अधिक उसका लैटिस एनर्जी अर्थात जालक ऊर्जा उतना अधिक। अब देखिए इसमें 3 आया, इसलिए इसका क्रम ऐसा है जालक ऊर्जा का, इसमें इसका जालक ऊर्जा सबसे अधिक, उसके बाद इसका, और उसके बाद इसका। तो उम्मीद है कॉन्सेप्ट आज ने तो उम्मीद है आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छा समझ लिया होगा। 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया NaCl और CaF2, ये भी लिया था, और क्या लिया था, MgCl2। अब तीनों में लैटिस एनर्जी का क्रम बनाइए, मतलब क्रम कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम मतलब जिसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम उसको क्या करेंगे सबसे शुरू में, और जिसकी सबसे अधिक उसको मतलब सबसे पीछे लगाएंगे, ऐसा। अब हमने पढ़ा है लैटिस एनर्जी के लिए ये Q1 Q2
का क्या ले रहे हैं, परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड जो इस तरीके से मैं निकाल रहा था वो आपने समझ लिया होगा। अब देखिए सोडियम क्लोराइड के लिए हम निकाल रहे हैं NaCl, तो ये +1 इसका -1, CaF2 इसका कितना हुआ, इसका होता है इसको ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं, यदि ऐसा सूत्र फॉर्म में दिया रहता है तो ये 2 इसके लिए +2 और ये -1, और MgCl2 में ये +2 और ये -1। ठीक, अब यहाँ तो हो गया 2 और यहाँ भी हो गया 2 और यहाँ भी हो गया 1। अब एक जैसे हो गया ये, इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी चालक ऊर्जा अधिक और किसकी चालक ऊर्जा कम। तो इस केस में हम डिसाइड करेंगे कि जो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसमें किसका साइज अधिक है। अब जिसका साइज अधिक रहेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम में, उस और साइज अधिक रहेगा अर्थात आर का मान अधिक रहेगा। जैसे हमने पढ़ा हुआ था लैटिस एनर्जी समानुपाती 1/r, साइज अधिक अर्थात लैटिस एनर्जी कम, और साइज कम अर्थात लैटिस एनर्जी अधिक। अब इसमें देखिए चूंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर आ गया 2, तो इसमें कैसे डिसाइड करेंगे कि किसका साइज अधिक और किसका साइज कम। तो देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका 20 अर्थात इसका साइज अधिक होगा और इसका साइज कम होगा। क्यों, क्योंकि 20 है तो हम कैसे लिखेंगे 2 8 8 2, और इसको कैसे लिखेंगे 2 8 और 2, तो साइज इसका अधिक है। साइज अधिक अर्थात लैटिस एनर्जी क्या होगा, इसका कम होगा। और इसका तो है ही, वैसे ही एक है तो कम है, तो उस हिसाब से जो सोडियम क्लोराइड है ये आएगा पीछे और उसके सामने चला जाएगा ये CaF2 और सबसे अधिक रहेगा MgCl2 का। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपने समझ लिया होगा। इसको हम डिसाइड कर रहे हैं साइज़ के आधार पर। इसका साइज चूंकि इससे बड़ा है इसलिए पीछे लग रहा है, और इस मैग्नीट्यूड के आधार पे 2 आ गया इसलिए इसको सामने रखा हूँ, मैग्नीट्यूड के आधार पे 1 आ गया इसलिए इसको पीछे रखा हूँ। तो ये है लैटिस एनर्जी का क्रम इनमें। तो ऐसे ही डिसाइड कर सकते हैं साइज के आधार पे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे हाइड्रेशन एनर्जी अर्थात जलीयोजन ऊर्जा के बारे में, और सॉल्युबिलिटी के बारे में, अर्थात हम आयनिक बंध के बारे में ही पढ़ेंगे, जिसमें अगला हमारा टॉपिक रहेगा जलीयोजन ऊर्जा, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं।